प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 4 की मेधावी की परीक्षा की तैयारी का भाग 5। तो सबसे पहले हम उनकी किताब हमारा भारत के पाठ 3 के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हिमालय के कितने भाग होते हैं? अगर हम हिमालय को देखें तो हिमालय के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग होता है मुख्य हिमालय, दूसरा होता है मध्य हिमालय और तीसरी जो सबसे नीचे की रेंज होती है उसे हम कहते हैं शिवालिक। नंबर 2, हिमालय शब्द का क्या अर्थ है? हिमालय शब्द बना है 2 शब्दों से, हिम जमा आले। हिम का मतलब होता है बर्फ और आले का मतलब होता है घर। तो हिमालय का क्या अर्थ हो गया? यानी कि बर्फ का घर। नंबर 3, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये हमारे देश में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? नेपाल में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? सागर माथा। नेपाली लोग उसे सागर माथा भी कहते हैं। सागर माथा मतलब आसमान को छूती हुई चोटी। प्रश्न नंबर 4, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? हमारे भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कम ऊंची हैं। अगर हम दूसरी पहाड़ियों की बात करें तो हमारे देश में विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये अगर हम भारत का नक्शा बनाएं कुछ ऐसे, तो ये यहाँ आती हैं। गुजरात के ईस्ट साइड पर ये पहाड़ियाँ आती हैं और ये पहाड़ियाँ जो है बाकी पहाड़ियों से थोड़ी सी ऊंची कम है। नंबर 6, पूर्वी घाट कम ऊंचा है और पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है। मैंने अपने पहले की वीडियो के में बताया था कि अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं और ये जो पश्चिमी घाट है, इसमें से ये घाट जो है वो नीचा है और ये है ऊपर, क्योंकि हमारे भारत की ढलान इस तरफ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और पूर्वी घाट पर ही जो है वो बारिश कम होती है और पश्चिमी घाट ज़्यादा हरा भरा माना जाता है। आता है हमारे देश में पहाड़ी राज्य कौन कौन से हैं? ये आते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम। ये वो राज्य हैं जो हमारे देश के पहाड़ी राज्य हैं। अगला है, पहाड़ों की पंक्तियों को क्या कहते हैं? पहाड़ों की पंक्तियों को कहते हैं पर्वतमाला। अगला, ज़मीन का वह भूभाग जो समुद्र से 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है क्या कहलाता है? उसे कहलाता है पर्वत। पर्वत की तेज़ ढलान होती है और गहरी घाटियाँ होती हैं। ये देखिए, अगर मैं पर्वत का पिक्चर ड्रॉ करूँ तो ये देखिए, ये होते हैं ना पर्वत, और अगर हम यहाँ से बॉल फेंकें तो बॉल कितनी तेज़ी से नीचे जाएगी। और यही अगर मैं टेबल है, टेबल पे बॉल रखूँ तो क्या टेबल पर बॉल सीधा आगे जाएगी जब तक मैं उसको धक्का ना मारूँ? इससे पता चलता है कि ये जो पहाड़ होते हैं इनकी ढलानें होती हैं तेज़। यही तो कारण है जब पहाड़ों से नदियाँ आती हैं तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और मैदानों में आकर वो स्लो हो जाती हैं, धीमी गति की हो जाती हैं। और दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है, मैदानी भाग होता है, उसे हम कहते हैं घाटी। और इन्हीं घाटियों पर आपको मिलती है बुग्याल। नंबर 11, अपर्दन। मिट्टी का वायु द्वारा या जल द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन कहलाता है। और ये बेटा वो प्रोसेस होता है जिससे मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, वो उड़ जाती है और भूमि बंजर बन जाती है। ठीक है, जल के द्वारा जब मिट्टी जो है उड़ के चली जाती है तो गहरी घाटियों का निर्माण करती है। जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके बीच में जो घाटी होती है, ये अगर पानी यहाँ से जा रहा है तो पानी जो है नीचे की रेत को, मिट्टी को, चट्टान को काटता हुआ जाता है और बहुत गहरी घाटियों का निर्माण करता है। और इसके अलावा वायु के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी चट्टानों के बीच में से ऊपर की मिट्टी जो होती है उड़ जाती है। अगला है बुग्याल। मैंने अभी बताया था, 2 पहाड़ों के बीच में जो गहरी घाटियाँ होती हैं, मैदानी भाग होता है, उसे बुग्याल कहते हैं। और यहाँ अक्सर फूलों की घाटियाँ होती हैं और ये बसंत के मौसम में पूरी तरह से भर जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में बुग्याल कहाँ पर है। ये है गंगोत्री, जो कि गंगा का उद्गम स्थान है। बद्रीनाथ, ये एक प्रसिद्ध धाम है। केदारनाथ, ये भी एक प्रसिद्ध धाम है। जो बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए है तो केदारनाथ भगवान शिव के लिए है। और नंदा देवी, ये सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं बेटा, और इन सब में है बुग्याल।
अगला है पहाड़ों के आदिवासी लोग, इन्हें क्या कहते हैं? ये भी पेपर में आ सकता है। इन्हें कहते हैं गुर्जर या बकर लोग, बकरवाल लोग भी कह सकते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये भेड़ बकरियों को चराने का काम करते हैं। सर्दियों में ये, क्योंकि ऊंचाई पर काफ़ी ठंड होती है, ये नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में ये ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं जहाँ इनकी भेड़ बकरियों को घास मिल सके। उत्तर की ओर बढ़ने से ठंड बढ़ती है। अगर हम अपने भारत का नक्शा बनाते हैं तो जो उसमें मध्य भाग होता है और उससे नीचे यहाँ गर्मी का मौसम अधिकतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो तीनों ओर समुद्र से घिरा है और पानी देर से ठंडा और देर से गर्म होता है। यही वजह है कड़ाके की ठंड हमारे दक्षिण के भाग पे नहीं पड़ती है। बट अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं, क्योंकि ये सारा लैंड लॉक एरिया है, बर्फीली हवाएं आती हैं और यहाँ हिमालय पर्वत भी है, तो इसलिए जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है क्रमशः। अगला आता है हमारे देश में हिल स्टेशन कौन कौन से हैं। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है और ये हैं शिमला, हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे यहाँ पर गए भी हों, कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, ये सारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पहाड़ी स्थल हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ का पहनावे में खास गोल कढ़ाई वाली टोपी आती है जिसे यहाँ के पुरुष लोग धारण करते हैं और हिमाचल की स्त्रियाँ सिर पर स्कार्फ लगाती हैं। हिमाचल में मुख्य रूप से सेब की खेती की जाती है और यहाँ भी कश्मीर की तरह चीड़ और देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। धरती का स्वर्ग हम किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं, जो अब क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, संघ प्रशासित प्रदेश बन गया है ये। कश्मीर की मुख्य नदी है झेलम नदी। कश्मीर के जो मुख्य पेड़ हैं, ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के और कश्मीर के कुछ कॉमन पेड़ है, जैसे देवदार है और यहाँ पर फर भी मिलता है। चिनार यहाँ का प्रमुख पेड़ है, इस पेड़ की पत्तियाँ लाल हो जाती हैं। और कश्मीर सबसे ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है अपने सबसे महंगे मसाले केसर के लिए। केसर की खेती पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह पर होती है और वो होता है कश्मीर। लकड़ी से बनी बोट जो कि पानी में तैरती है उसे कहते हैं हम हाउस बोट। और हमारे देश में हाउस बोट दो जगह पानी में चलती है, एक चलती है कश्मीर में डल झील में और दूसरी चलती है केरल में। केरल के जो लैगून्स होते हैं जहाँ पर पानी अंदर तक घुस गया होता है, वहाँ पर भी आप हाउस बोट का मज़ा ले सकते हैं। अगला है पहाड़ों पर घर किसके बने होते हैं। ये पेपर में अक्सर आता है प्रश्न, तो इसका उत्तर होगा पहाड़ों पर घर ना तो सीमेंट के बनते हैं ना ईंट के, ये बनते हैं पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये सामान इजीली वहाँ पर अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है। अगला है पहाड़ों पर की जाने वाली खेती, इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती। इसका क्या फ़ायदा होता है? इससे मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी कट कट के नहीं बहती है। क्योंकि जब हम पहाड़ों पर बारिश आती है तो क्या करते हैं, अगर हम खेती नहीं करेंगे सीढ़ी नुमा ऐसे खेती, तो क्या होगा, पानी जो है अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत भी बहा कर ले आता है। तो इसलिए ऐसे स्टेप फार्मिंग करते हैं, सीढ़ियों की तरह बनाते हैं ताकि पानी को जाने में बहाव ढलान जो है वो कम महसूस हो और पानी मिट्टी कम लेके जाए। अगला है ईंधन के लिए लकड़ी जंगल से प्राप्त होती है। चट्टानों के खिसकाने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। देखो, पहाड़ों पर अगर रहने का अगर मज़ा है, सौंदर्य है, तो वहाँ का एक बहुत बड़ा बैड इफ़ेक्ट भी है कि वहाँ जब बारिश का मौसम होता है, बहुत तेज़ पानी आता है, तो चट्टानें खिसक जाती हैं और चट्टानों का सारा मलबा यहाँ जाने वाले रास्तों पर गिर जाता है, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। रास्ते बंद भी हो सकते हैं, नुकसान भी होता है बहुत। भूमि के कटाव को रोकने के लिए जंगलों को बचाना है, क्योंकि जंगल क्या करते हैं बेटा, जब जंगलों में जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो अगर हम जंगल काट देंगे तो पेड़ की जड़ें तो रहेंगे ही नहीं, तो मिट्टी बह बह के आएगी, लैंडस्लाइड होगा नंबर 1, नंबर 2 बाढ़ आ सकती है। ठीक है, अभी आपने देखा भी होगा कि जब बादल फटता है तो कैसे हिमाचल प्रदेश में लोगों का जीवन प्रभावित होता है। अगला है सूर्य उदय का राज्य, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है और ये है अरुणाचल प्रदेश। क्यों कहते हैं हम अरुणाचल प्रदेश सूर्य उदय का राज्य? ये भारत की स्थिति के कारण है। देखिए, ये साइड है ईस्ट, ये साइड है वेस्ट, और सूरज जो है वो आपको पता है ईस्ट से उगता है, क्योंकि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
है ना। तो सबसे पहले सूरज कहाँ उगेगा? इस पोर्शन में। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। और सबसे आखिर में सूरज कहाँ उगेगा? गुजरात में। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में 2 ही मौसम होते हैं, ठंड का और बारिश का। यहाँ पर गर्मी का मौसम नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि ये पूरी तरह से पहाड़ी प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जो पेड़ होते हैं वो होते हैं बांस, बेत और चीड़। और यहाँ पर बांस और बेत से बहुत सारा सामान बनता है। यहाँ बांस का खाने में भी इस्तेमाल होता है, अचार भी बनता है, बांस की कोपलों का प्रयोग सब्ज़ी में भी किया जाता है। इसके अलावा बांस से कटोरियाँ बनती हैं जिसे वो खाने के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा टोकरियाँ बनती हैं और बहुत सारा सामान बनता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो जानवर हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पाया जाता है हिरन, हाथी, सूअर और याक। याक तो आपने देखा ही होगा, ये मोटे भैंसे जैसा दिखता है और इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं और याक का दूध भी निकाला जाता है। और दूसरा जानवर है मिथुन। मिथुन उनका एक पालतू जानवर है। ये बिल्कुल जंगली भैंसे जैसा दिखता है और ये मांस के लिए पाला जाता है। जब वहाँ पर कोई शादी विवाह ऐसे कोई समारोह होते हैं तो मिथुन का आदान प्रदान किया जाता है। अगला आता है अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी लोग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में हर बार आता है कि कौन से आदिवासी लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। तो ये आपने रट लेने हैं, अपातानी, आदिवांचू और मोनपा। अरुणाचल प्रदेश में पुल सीमेंट और लकड़ी के नहीं होते बल्कि बांस और बेत के बनाए जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी स्थल है, मुश्किल होती है बनाना और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो बांस और बेत के पुल जो होते हैं लचीले भी होते हैं और हवा में लटक भी सकते हैं। अगला, यहाँ घर बांस के खंभों पर बनते हैं जिनकी छतें और दीवारें बांस और घास फूस से बनी होती है। देखो, अरुणाचल प्रदेश जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ बारिश खूब होती है। बारिश होने के कारण ज़मीन पर सीलन आ जाती है। अगर सीलन आ जाती है तो क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जंतु जो होते हैं वो निकल आते हैं। इसलिए वहाँ पर जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर खड़े करके ऊपर बनाते हैं ताकि ज़मीन की सीलन से भी बचे रहे और सांप बिच्छू ये सब ना आए। और दूसरी बात, ये घर हल्के होने चाहिए, तभी तो बांस के डंडों पर खड़े होंगे। इसलिए घर भी बांस और बेत से ही बनते हैं और इनकी छतें ढलावा होती हैं। क्यों? ताकि पानी आसानी से फिसल सके। अगला है झूम खेती। तो झूम खेती भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसमें एक जंगल के टुकड़े के जो है उसको साफ़ करके उसको जलाकर राख कर ज़मीन को हल्का सा खुरच कर राख के साथ बीज बो देते हैं। ये होती है झूम खेती और ये मोस्टली चावल की खेती के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में खेती, यहाँ किसकी खेती होती है? धान। धान का दूसरा नाम है चावल और मछली पालन भी किया जाता है। यहाँ बांध बनाकर पानी से बिजली भी बनाई जाती है जिसे हम पन बिजली भी कहते हैं। पेपर में पूछा गया था पानी से बनी बिजली को क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे पन बिजली। आखिरी है, उत्तर पूर्व की पहाड़ी ढलानों के ऊपर चाय की खेती होती है। टी बगान्स हैं, चाय के बगान्स हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चाय की, तो आसाम की चाय के बिना ये बात अधूरी है। हमारे देश में उत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है, असम में पैदा होती है। और अगर हम दक्षिण भारत की ओर जाएं तो केरल, नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह चाय के बागान्स हैं। अब हम करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न मेधावी के प्रश्न पत्रों में से। पहला है लिंग बदलो। लिंग बदलना आएगा अध्यापक, अध्यापिका। विलोम बताओ। बुद्धिमान का विलोम होगा मूर्ख, आकाश का विलोम होगा पाताल। जो मिट्टी के बर्तन बनाए, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ सकता है कुम्हार। प्रश्न नंबर 4, नक्शों की किताब, इसे कहते हैं एटलस। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध करो। यहाँ शब्द गलत लिखा होगा, आपने शुद्ध करके सही करके लिखना है। दूसरा शब्द है खूबसूरत, यहाँ देखिए ऊ की मात्रा बदल जाएगी। प्रश्न नंबर 6, कभी कभी जिद्दी बनके, ये आधा जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आ सकती है। कविता की पंक्तियाँ बाढ़ नदी नालों में लाते। अगला है प्रश्न नंबर 7, मन के भोले भाले बादल के कवि का नाम, इनके कवि का नाम है कल्पना सिंह। प्रश्न नंबर 8, आई सी विद माई आईज, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आई स्मेल विद माई नोज, आई हियर विद माई ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, अपोजिट वर्ड लिखने हैं। स्टार्ट का अपोजिट होता है स्टॉप, लाइट का अपोजिट होता है डार्क।
नेक्स्ट है जंबल वर्ड। यहाँ वर्ड्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करके लिखा जाता है, आपने उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये बन गया क्लॉक और दूसरा बन गया मॉर्निंग। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पर आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब फ्रैक्शन का हमने भाग लिखना है कि कौन सा कलर्ड है। तो फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले दो भाग होते हैं, आपको पता है भिन्न में। ऊपर के भाग को अंश कहते हैं और नीचे के भाग को कहते हैं हर। हर क्या होता है कि हमने फ्रैक्शन के कुल कितने भाग हैं। तो अगर हम यहाँ गिने तो 1 2 3 और 4 है, तो हम नीचे लिख देंगे 4। अब हमने ऊपर उस हिस्से को लिखना है जितने भागों में रंग किया गया है। तो देखते हैं रंग कितने भागों में किया गया है, 1 2 और 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अंश की जगह लिखेंगे 3 और हर की जगह लिखेंगे 4। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, हमारी भिन्न क्या बन गई, 3/4। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसे सवालों को कैसे करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 24 घंटे वाली घड़ी में दोपहर 2 बजे क्या समय होगा। देखो जब 24 घंटे की घड़ी बनाते हैं हम, ठीक है, तो 12 के बाद 1 नहीं बचता, क्या बचते हैं 13। 13 के बाद बचते हैं 14। 14 के बाद बचते हैं 15, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हमें समय 12 बजे के बाद पूछा जाए तो हम उसमें 12 को, उस समय को 12 में जमा कर देंगे। जैसे ये 2 बजे पूछा है ना, तो 12 में 2 जमा कर दो, क्या हो गया 14। तो हमारा उत्तर आ गया 14। और मध्य रात्रि को या तो यूं करके लिखा जाता है या 24 करके लिखा जाता है, 2400 बजे, या बीच में हम पॉइंट के 2 निशान भी लगा देते हैं, ठीक है, घंटे और मिनट दिखाने के लिए। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमने 24 घंटे वाली घड़ी में समय को कैसे दिखाना है। अगला है द फर ट्री वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री उदास क्यों था, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रगान किसने लिखा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं और राष्ट्रगान हम अपना प्रार्थना में रोज गाते भी हैं। अगला है खालसा पंथ की शुरुआत किसने करी, गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न नंबर 17। शक्ति स्थल किसकी समाधि है, श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि है। प्रश्न नंबर 18। भारत का मरुस्थल क्या है, भारत का मरुस्थल है थार। अब यहाँ मैं मरुस्थल की अगर बात कर रही हूँ तो भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल हैं। एक है गर्म मरुस्थल जिसे आप थार कहते हैं, रेगिस्तान का है। एक है ठंडा मरुस्थल। जी हाँ, मरुस्थल ठंडे भी होते हैं, जैसे हमारे भारत में है लद्दाख। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बट यहाँ पर पानी की भी कमी है और वनस्पति की भी कमी है। तो 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। अगला है क्रीड़ा पत्रम किससे जुड़ा है, क्रीड़ा पत्रम ताश से जुड़ा है, यानी ताश का पुराना नाम है। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम, 26 जनवरी को मनाते हैं। और पहला गणतंत्र दिवस हमने कब मनाया था, 26 जनवरी 1950, जब हमारा देश जो है गणतंत्र बना था, कानून लागू हुआ था यहाँ पर। लाल किला किसने बनवाया, लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। और शाहजहाँ ने और भी बहुत सारी इमारतें बनाई थी, जैसे आगरे का किला, ताजमहल, ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना। और जामा मस्जिद जो दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है। प्रश्न नंबर 22। दृष्टिहीन लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि का नाम, इसका नाम है लुई ब्रेल के द्वारा बनाई हुई ब्रेल लिपि, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 23। अहमदाबाद किस राज्य में है, यह है गुजरात में और ये अपनी कपड़ा मिलों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ही साबरमती आश्रम है, साबरमती नदी बहती है यहाँ पर। 2 अंडे देने वाले जानवरों के नाम, यहाँ आएंगे सांप और कछुआ। यहाँ पर मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ, जिस भी जानवर के कान होते हैं, ध्यान से सुनिए, जिस भी जानवर के कान होते हैं, बाहरी कान दिखाई देते हैं, बाहरी कान, ये सभी जानवर के शरीर पर बाल होते हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं। ये याद रख लेना, जिसके भी बाहरी कान बाहर से दिखाई ना दे, ये सभी जो है अंडे देने वाले होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 फूल जिनसे रंग बनते हैं, इसमें आएगा आपका गेंदा, गुड़हल, गुलाब भी आ सकता है। केजरी का पेड़ कहाँ मिलता है, केजरी का पेड़ मिलता है राजस्थान में। अगला है केरल में लकड़ी की नाव को क्या कहते हैं, केरल में लकड़ी की नाव को कहते हैं वल्लम। लीची के फूल कब खिलते हैं, लीची के फूल, ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में। और मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर। अगला है हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों से मिलकर बना है, ये बना है 8 ग्रहों से मिलकर। कौन कौन से हैं ये 8 ग्रह, अगर ये हमारा सूरज है तो सबसे पहले है यहाँ पर बुध, फिर है शुक्र,
इन दोनों की ही उपग्रह नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। पृथ्वी के पीछे है मंगल। मंगल के पीछे है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति से पीछे है, बृहस्पति से थोड़ा सा छोटा जो अपने छल्ले के लिए जाना जाता है, शनि। और फिर उसके बाद है अरुण, यूरेनस, और उसके बाद लास्ट में है वरुण। ठीक है, यूरेनस नीले रंग का दिखता है। तो ये हमारे कितने हो गए, लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सूरज के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8। ये 8 ग्रह और हमारा सूरज, ये मिलकर बनते हैं हमारा सौर परिवार। क्या बनता है, सौर परिवार। पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता, कोयल, ये अपना अंडे कहाँ रखती है, ये कौवे के घोंसले में रखती है। अंडे देने वाली मक्खी को क्या कहते हैं, रानी मक्खी। लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ का भाई कहलाता है मामा। बिना बीज के सब्जी, हाँ जी, जब पौधे के दूसरे भागों का इस्तेमाल हम भोजन को संचित करने के लिए करते हैं और उसे हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे जितने भी सब्जियां होती हैं उनमें बीज नहीं होते। देखो, अगर हम जड़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो बनता है गाजर। गाजर क्या है, एक जड़ ही तो है। आलू जो है पौधे का तना भाग है। ऐसे हम पत्ती, जैसे बंद गोभी है, ये हम पत्ती खाते हैं। ठीक है, और जितने भी फल भाग खाते हैं हम पौधे के, चाहे हम खीरा खाएं, चाहे करेला खाएं, चाहे टमाटर खाएं, ये सब पौधे के फल भाग हैं और इनके अंदर होते हैं बीज। चलिए अगला, 2 दवाई देने वाले पौधों के नाम है, यहाँ थोड़ा सा गलत है, 2 दवाई पौधे हैं, तुलसी और नीम। नेक्स्ट है मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है बिहार की। अगला है इत्र के लिए मशहूर कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली का राजकीय पक्षी आपको पता होना चाहिए, दिल्ली का भी एक स्टेट बर्ड है और वो है चिड़िया। कुतुब मीनार की ऊंचाई यह है 72 मीटर। गोवा की राजधानी पणजी। भाखड़ा नागर बांध कहाँ पर है, भाखड़ा बांध जो है वो है पंजाब में। फिरन कहाँ का पहनावा है, फिरन पहनावा है कश्मीर का। सावन की पूर्णिमा को क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन। हमारे बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो चंद्रमा से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो हम पूर्णिमा को ही मनाते हैं, जैसे कि होली, ये फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और उसके बाद आता है ज्येष्ठ की पूर्णिमा को हम मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा। देखो उनके नाम के पीछे पूर्णिमा है। महावीर जयंती, ये भी पूर्णमासी के दिन आता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है गुरु पर्व। कार्तिक की पूर्णिमा को मनाते हैं हम गुरु पर्व, ये भी कार्तिक की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखा हमने कितने सारे त्यौहार हैं जो हम पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद, ये मैंने अभी जिक्र किया था जब शाहजहाँ के बारे में बताया था, यह है जामा मस्जिद। अगला है दीपों का त्यौहार दीपावली। अब हम कुछ करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। 309, 306, 303। क्या आपको यहाँ पर कोई पैटर्न दिख रहा है? जब हम ऐसे सवाल करेंगे तो हम पैटर्न ढूंढेंगे, क्या क्या समानता है इसमें। देखो यहाँ 309 है और 306, यानी 3 नंबर कम हो रहे हैं। यहाँ फिर 3 नंबर कम हो रहे हैं। तो अगर हम 303 में से 3 नंबर कम करें तो हमारा आएगा उत्तर 300। और 300 में भी अगर हम 3 कम करते हैं तो हमारा आएगा 297। तो इस प्रकार से आपने पैटर्न्स को देखना है और सवालों को हल करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 40, फिर 80, फिर 120। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 का पहाड़ा दिखेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और उसके बाद 0 लगी हुई है। तो अगला भी हम इस तरह से करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 0 लगा देंगे। 160 बन गया और 4 पंजे 20, यानी कि 20 लिखेंगे और 0 लगा देंगे, 200। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को इस तरह से करेंगे। अगला है 21P, 31Q, 41R। यहाँ 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, यह आपने सावधानी रखनी है। ये 21 से हुआ 31, 31 से हुआ 41, यानी 10-10 की स्किप काउंटिंग है। तो हमारा अगला नंबर आएगा 51 और उसके बाद आएगा 61। ठीक है, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ हल। यहाँ देखो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी साथ में चल रहे हैं। P है, P से आया Q, Q से आया R, R के बाद क्या आएगा हमारा आ जाएगा S और उसके बाद क्या आ जाएगा T। तो इस प्रकार से ये 2 पैटर्न एक साथ चल रहे हैं इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। 51S और 61T। अगला है
इस संख्या को आपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले इसको इकाई, दहाई, सैकड़े में तोड़ेंगे और उसके बाद इनके पीछे हम हज़ार लगाकर बोलेंगे। तो ये हो गया 99,000, फिर आ गया 598। अगला है 30 अगस्त 2022। देखो ये पेपर में ज़रूर आएगा और ऐसे क्वेश्चन मैं देख रही हूँ कई सालों से लगातार आ रहे हैं, तो इसको तो बहुत अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। इसको शब्दों में लिखना आएगा। अब शब्दों में कैसे लिखना है? आधी संख्या तो अंकों में लिखी हुई है, बस हमने अंकों की जगह शब्द इस्तेमाल करने हैं। तो 30 को हमने लिखना है हिंदी में, अगस्त हमारा लिखा ही हुआ है, और इसको हमने साल को भी हमने इस तरह से लिखना है 2022। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 15 को किससे गुणा करेंगे कि 75 आए? तो यहाँ पर हमने 15 का पहाड़ा बोलना है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौक 60, 15 5 75। तो इस सवाल को अगर हल करना है, और ऐसे कई सवाल के लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए 20 तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। 112 जमा 38 जमा डैश इजिकल टू 200। अब ये सवाल है, कैसे करेंगे इसको? इसको पहले पढ़ना सीखेंगे कि 112 और 38 को जमा कर दिया है, उसके बाद उसमें क्या जमा करें कि हमें 200 मिल जाए। नेचुरली है कि हमें कोई ऐसी संख्या इसमें जमा करनी है जो 200 से छोटी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 112 और यहाँ लिखेंगे 38 और इनको करेंगे जमा। 8 और 2 10, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, और ये आ गया 150। अब हम क्या करेंगे, 200 में से 150 को घटा देंगे, तो आ गया 50। तो हम यहाँ लिख देंगे 50। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा दिया जाता है तो इन दो नंबर्स को जो भी दिए होंगे उनको ऐड करेंगे और बराबर के साथ लिखे हुए संख्या से घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमने कौन सा नंबर ऐड करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000, 6 किलोमीटर में 6000। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन बताना है। जब हमने ये पेपर स्टार्ट किया था मैंने बताया था नीचे हर में हम लिखेंगे कुल भाग। तो हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे टोटल भाग कितने हैं? 8। तो कुल भागों को आप लिखेंगे नीचे। अब उसके बाद हम ऊपर लिखेंगे हमने कितने भागों में रंग करा है, उसको हम गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 भागों में रंग है, यानी अंश में आएगा 5, हर में आएगा 8। तो हमारी भिन्न क्या बन गई? 5/8। अगला सवाल है, यहाँ पर 3/4 भाग को, अब यहाँ 3/4 भाग को यानी कि हमें इसके 4 बराबर हिस्से करने हैं। तो सबसे पहले 4 बराबर हिस्से कैसे करेंगे हम इसके? ये देखो हो गए 4 बराबर हिस्से, ठीक है ना। अब उसमें से 4 में से कितने भाग को कलर करना है मैंने बताया था। जिसको कलर करना हो उसके लिए हम अंश देखेंगे 3 भाग को। हम क्या करेंगे, 3 भाग को कलर कर देंगे, 1 2 और ये 3। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि 3/4 को हमने कैसे दिखाना है। प्रश्न नंबर 56। 1 किलो गाजर का मूल्य है 40 रुपये, यानी 1 किलो गाजर जो है वो 40 रुपये की है। ठीक है, तो बताओ 5 किलो गाजर का कितना होगा। देखो एक की कीमत दे रखी है और 5 किलो की निकालनी है। जब भी ऐसा सवाल आए, एक की दे रखी हो और 5 की निकालनी हो, तो हमें करनी है गुणा। जब भी एक से ज़्यादा निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, गुणा। अब हम क्या करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे। हमें पता है 5 को 4 से गुणा करने पर 20 आता है, और इस शून्य को हम यहाँ लगा देंगे। तो कितने रुपए हो गए? 200 रुपये। अगला सवाल है, मैं रोज़ 200 रुपये कमाता हूँ, तो बताओ 12 दिन में कितना कमा लूँगा। प्रश्न को ध्यान से समझिए। मैं रोज़ 200 रुपये कमाता हूँ, यानी एक दिन में मेरी कमाई है 200 रुपये। ठीक है, और कितने दिन की निकालनी है? 12 दिन की निकालनी है, यानी एक दे रखी है और ज़्यादा की निकालनी है। तो अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था, जब एक दे रखा हो, अनेक निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, गुणा। तो यहाँ भी हम करेंगे गुणा। ठीक है, नंबर देख के घबरा मत जाना। ज़ीरो की गुणा बहुत ही आसान होती है। इन दोनों ज़ीरो को आखिर में लगा दो, ये दोनों उड़ेंगे और आपके आंसर में आ जाएंगे, बस ये समझ लो। और जो संख्या रह गई बची हुई उसको इससे गुणा कर दो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 2400 रुपये। होप सो आपको गुणा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ज़ीरो के नंबर वाली गुणा को कैसे किया जाता है। अगला है, आयत में कुल कितनी भुजाएं होती हैं। अगर मैं आयत को एक ड्रॉ करूं, तो आयत ऐसी चतुर्भुज आकृति है, ऐसी बंद आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
ठीक है, जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। कई बार पेपर में ये भी आता है कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप लिखेंगे 4। तो यहाँ पर कुल भुजाएं कितनी हो गई, आपके आंसर आ गया 4। अगला प्रश्न है कि ना उड़ने वाले 2 पक्षियों के नाम। देखो बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनके पंख होते हैं, फर होते हैं, बट वो उड़ नहीं सकते हैं। जैसे है सबसे पहला शुतुरमुर्ग, ये बहुत भारी होता है और ऊंचा भी होता है, लंबा भी होता है, और ये उड़ने में असमर्थ है। ये तो चलो अपने भारीपन के कारण है। कई छोटे छोटे पक्षी भी हैं जो उड़ नहीं सकते, जिनके विंग्स नहीं होते हैं, और उसमें आता है कीवी। कीवी न्यूजीलैंड की पहचान है, वहाँ का स्टेट बर्ड भी है, ठीक है, कंट्री, ठीक है, वहाँ का एम्बलम में भी आता है ये। और तीसरा अगर मैं पक्षी की बात करूँ तो वो है रिया। रिया शुतुरमुर्ग की तरह दिखने वाला ही है, ये भी काफ़ी लंबा और ऊंचा होता है, भूरे रंग का होता है, ये भी उड़ नहीं सकता। और चौथा बर्ड की बात करूँ, ईमू। ईमू और रिया दिखने में एक जैसे होते हैं, रंग का फ़र्क होता है। और पांचवा और सबसे हमारा जो बर्ड है जो कि एक स्विमिंग चैम्पियन है, दैट इज़ पेंगुइन। पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है, अंटार्कटिका में पाया जाता है, और ये बहुत भारी होती है। इसके शरीर पर फैट की लंबी लंबी मोटी मोटी लेयर्स होती हैं, क्योंकि इसको ठंड में रहना होता है। ये भी उड़ नहीं सकते। तो आपको बहुत सारे बर्ड्स आज पता चल गए होंगे जो नहीं उड़ सकते, जैसे शुतुरमुर्ग है, कीवी है, रिया है, ईमू है और पेंगुइन। तो अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न पर। इसको विस्तृत रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो उसका एक तरीका होता है, और उसका तरीका क्या होता है, आपने उन नंबर पे लिखना है वंस, टेंस, 100 और 1000। यानी सबसे पहले तो उनका स्थानीय मान लिखना है, और उसके बाद उसको उसके स्थानीय मान से गुणा करके लिखना है, ठीक है। जैसे एक अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो सबसे पहले हम आखिरी से शुरू करेंगे, उल्टे हाथ से शुरू करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3000 जमा 0 0 सैकड़ा, ठीक है, जमा 2 दहाई जमा 0 इकाई, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका भी है अगर आप लिखना चाहें तो 3000 जमा 0 सैकड़ा जमा 2 दहाई को क्या लिखेंगे 20 और जमा 0। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म कहें तो इसको भी और इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब 0 0 आते हैं 3000 जमा 20, ठीक है। होप सो आपको आज का सभी सवाल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।